अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी ड्राउनी औरत का तिलिस्म, तीसरा हिस्सा। उसी रोज शाम होने से पहले बादशाह ने नाग को दरबार में तलब कर लिया। बादशाह अपने सोने के तख्त पर सर पर ताज रखे बैठा था। ताज पर सूरज का निशान बना हुआ था। बादशाह ने नाग की तरफ देखकर कहा, तुम पर हमारे खजाने की शाही अंगूठी की चोरी का इल्जाम है। तुमने किसके साथ मिलकर शाही अंगूठी चोरी की थी? क्योंकि तुम अकेले शाही महल में दाखिल होकर ये काम नहीं कर सकते थे। नाग ने कहा, है बादशाह, मैंने शाही अंगूठी चोरी नहीं की। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। ये इल्जाम वापस लिया जाए। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा, शाही अंगूठी तुमसे बरामद हुई है, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुमने चोरी नहीं की? ये अंगूठी तुमने शाही महल के किसी शख्स से मिलकर चुराई है। उसका नाम बताओ, तुम्हारे साथ उसका भी सर कलम कर दिया जाएगा। नाग ने कहा, मैंने शाही अंगूठी चोरी नहीं की। बादशाह ने गुस्से में कहा, फिर तुम्हारे पास शाही अंगूठी कैसे आ गई? नाग ने बड़े इत्मीनान से कहा, वो तो अब भी मेरे पास आ सकती है। इसके लिए मुझे शाही खजाने में दाखिल होकर चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नाग का ये जवाब सुनकर सारे दरबारी हैरान रह गए कि ये क्या कह रहा है। बादशाह ने कहा, तू शाही अंगूठी को यहाँ लाकर दिखा दे, सिर्फ इसी सूरत में तुम्हारी जान बच सकती है। नाग जानता था कि मारिया यहाँ दरबार में मौजूद है और सारी कार्रवाई देख रही है। उसने आंखें बंद कर ली और बोला, अभी शाही अंगूठी यहाँ आ जाए। फिर उसने सांप की आवाज में मारिया से कहा, मारिया, शाही खजाने में जाकर वही शाही अंगूठी वहां से थोड़ी देर के लिए उठा लाओ और मेरी जेब में डाल दो। बादशाह, वजीर और दरबारियों ने सिर्फ नाग के मुंह से सीटी की हल्की हल्की आवाज ही निकलते सुनी। किसी को मालूम ना हो सका कि नाग ने मारिया को क्या कहा है। मारिया ये सुनते ही शाही खजाने की तरफ भागी। मारिया के लिए शाही खजाने में पहुंचना कोई मुश्किल और देर लगाने वाला काम नहीं था। वो पलक झपकने में वहां पहुंच गई। शाही अंगूठी उसने पहले ही देख रखी थी। चुनाचे खजाने से अंगूठी को उठाया और फिजा में परवाज करती दीवारों और सतूनों के दरमियान से गुजरती वो सीधी नाग के पास आई और अंगूठी उसकी जेब में डाल दी। नाग ने जेब में अंगूठी को महसूस किया तो जल्दी से जेब में हाथ डालकर उसे निकाला और बादशाह की तरफ बढ़कर बोला, ये है आपकी शाही अंगूठी बादशाह। आप सबने देख लिया कि मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैं शाही खजाने में भी नहीं गया और अंगूठी मेरे पास आ गई है। ये लीजिए अपनी अंगूठी। अब मुझ पर चोरी का इल्जाम गलत साबित हो गया है, चुनाचे मैं जा रहा हूँ। बादशाह ने हाथ बुलंद करके गुस्से में कहा, तुम कोई जादूगर हो? तुमने जादू के जरिए से अंगूठी गायब की थी। अगर तुमने चोरी नहीं की थी तो तुम इसे फरोख्त करने जौहरी की दुकान पर क्यों गए थे? नाग ने कहा, यह अलग बात है। मैंने साबित कर दिया है कि मैं अंगूठी चोरी करने महल में दाखिल नहीं हुआ था और आपकी अंगूठी मैं वापस कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से बाइज्जत बरी हो जाने पर कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर नाग दरबार से वापस मुड़ा तो बादशाह ने चिल्लाकर सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दी जाए। हुक्म पाते ही बादशाह का खास जल्लाद तलवार निकालकर नाग की तरफ झपटा। मारिया बेखबर नहीं थी। वो जल्लाद की तरफ लपकी। दूसरी तरफ नाग भी गाफिल नहीं था। उसने सांस खींचकर छोड़ा और सफेद उकाब बनकर दरबार हॉल में छत की तरफ बुलंद हुआ। दूसरी तरफ मारिया ने जल्लाद के हाथ से तलवार झटक दी। जल्लाद हक्का बक्का होकर वहीं खड़े का खड़ा रह गया। दरबारी भी सख्ते में आ गई। दरबार के शाही हकीम ने बादशाह से कहा कि इस जादूगर को कुछ न कहा जाए। मगर वजीर बोला, बादशाह सलामत, अगर हमने इस चोर को यहाँ से निकल जाने की इजाजत दे दी तो दूसरे चोरों का हौसला बढ़ जाएगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि सफेद उकाब को तीर मारकर गिरा दिया जाए। एकदम से दरबार में मौजूद तीर अंदाज सिपाहियों के दस्ते ने दरबार हॉल में उड़ते हुए उकाब पर तीरों की बौछार मारी। नाग सब कुछ देख रहा था। ऐन वक्त पर वो नीचे आ गया और बादशाह के ताज के ऊपर आकर बैठ गया। अब किसमें हिम्मत थी कि बादशाह के ताज पर तीर चलाता। बादशाह ने हाथ ऊपर उठाया कि उकाब को अपनी गिरफ्त में ले ले कि मारिया ने लपक कर बादशाह के ताज को ऊपर उठा लिया। मारिया के हाथों में आते ही शाही ताज और उकाब दोनों ही गायब हो गए। दरबारी दहशत ज़दा हो गए। मारिया ताज समेत नाग को लेकर दरबार से निकल गई। नाग ने कहा, मारिया, हमें ताज को लेकर क्या करना है? इसे शाही महल में ही फेंक दो। मारिया के लिए भी शाही ताज की कोई हैसियत नहीं थी। चुनाचे उसने ताज को वहीं शाही महल के दालान में फेंक दिया। नाग को लिए वो शाही महल से बाहर आ गई। बाहर आते ही मारिया ने नाग को हवा में छोड़ दिया। नाग उकाब की शक्ल में उड़ने लगा। मारिया उसके साथ थी। वो सीधे सराय में उतर आए जहाँ केटी और अंबर थ्यूसोंग उनका इंतजार कर रहे थे। नाग ने सराय में उतरते ही इंसानी जिस्म इख्तियार कर लिया था। उसने और मारिया ने वो सारे वाकयात सुनाए जो दरबार में उसे पेश आए थे। केटी और थ्यूसोंग का ख्याल था कि अब उन्हें इस शहर से चल देना चाहिए क्योंकि बादशाह उनका दुश्मन बन चुका है और वो ख्वामखा किसी मुश्किल में न फंस जाएं। अंबर बोला, मुश्किल में फंसना तो हमारा काम है। थ्यूसोंग ने पूछा, आखिर इस शहर में हमारा रहना क्यों जरूरी है? नाग बोला, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इस इलाके में ही हैं और बादशाह उनका दुश्मन है। वो उन्हें नुकसान पहुंचाने का फैसला कर चुका है। चुनाचे उनकी मदद करने के लिए हमें इस शहर में ही रहना होगा। केटी ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा नेक फरीजा है।
मगर हम शहर से बाहर किसी दूसरी जगह पर भी जाकर रह सकते हैं। यहाँ हम बादशाह के सिपाहियों की नजरों में होंगे। अंबर ने केटी की बात की तायीद करते हुए कहा, केटी का ख्याल दुरुस्त है, हमें शहर से बाहर ही चले जाना चाहिए। नाग ने पूछा, शहर से बाहर ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ बादशाह के सिपाही हमें ना देख सकें? मारिया बोली, शहर से बाहर दरिया के पार एक छोटा सा रेत का टीला है, उस टीले में एक कुदरती गार भी है, वहां जाकर हम रह सकते हैं। ये ख्याल सबको पसंद आया, चुनाचे उन्होंने उसी वक्त बोरिया बिस्तर उठाया और सराय से निकलकर दरिया के पार वाले टीले की तरफ रवाना हो गई। नाग उकाब की शक्ल में था, मारिया गैबी हालत में थी। सिर्फ अंबर, केटी और थ्यूसोंग ही जाहिरी हालत में चल रहे थे। पुल पर से उन्होंने पैदल ही दरिया पार किया। अब सहरा शुरू हो गया। सहरा में कोई 3 कोस चलने के बाद दूर एक रेत का टीला दिखाई दिया। मारिया ने कहा, यही वो टीला है। उस टीले पर खजूर के कुछ दरख्त भी उगे हुए थे। वहां एक कुदरती गार बना हुआ था। ये सारे दोस्त उस गार में दाखिल हो गए। गार में बड़ी ठंडक थी और हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। जमीन पर ठंडी रेत ही रेत थी। अंबर ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी रहेगी, हम कुछ देर यहाँ आराम से रह सकते हैं। नाग बोला, हम में से मारिया को या मुझे दिन में एक बार शहर के आसपास चक्कर लगाना होगा ताकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की खैर खैरियत मालूम हो सके। मारिया ने कहा, यह काम हम दोनों ही कर सकते हैं और करेंगे। केटी कहने लगी, हाँ भाई, तुम दोनों के पास ताकत ही ऐसी है। नाग शक्ल बदल लेता है, तुम गायब रहती हो। मेरे पास भी कोई ताकत होती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। अंबर ने कहा, भाई केटी, तुम्हारा जिन भी तो दोस्त है, उसकी ताकत तुम्हारे काम आ जाया करती है। केटी ने कान पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा बचाए जिन दोस्त की ताकत से, उसका कोई एतबार नहीं। थ्यूसोंग बोला, वैसे केटी, हम खलाई मखलूक हैं, हमारे पास इतनी ताकत ही काफी है कि मैं उंगली से छूकर किसी भी शय को छोटा कर सकता हूँ और तुम आग के बगैर मर नहीं सकती। केटी हंसकर बोली, असली ताकत तो फिर भी तुम्हारे पास ही है, मेरी ताकत तो यूं ही नाम की ताकत है। मारिया ने कहा, हो सकता है आगे चलकर तुम्हें भी कोई ताकत मिल जाए। नाग कहने लगा, वो तो ठीक है, मगर इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अंबर कहने लगा, भाई अभी सूरज गरूब होने वाला है, मेरा ख्याल है कि कल मारिया या नाग को शहर और उसके इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम किस हालत में हैं और खैरियत से हैं। शाम तक ये सब दोस्त और सदियों के साथी गार में ही बैठे बातें कर रहे थे। रात को सहरा में चांद निकल आया। चांदनी में सहरा के जर्रे जगमगाने लगे और सहरा रोशन हो गया था। अंबर ने कहा, जी चाहता है कि गार के बाहर ही बैठकर रात गुजारें। नाग बोला, ख्याल तो अच्छा है, मगर इसमें खतरा भी है, क्योंकि बादशाह के सिपाहियों का दस्ता हमारी तलाश में किसी भी वक्त इस तरफ से गुजर सकता है। अंबर कहने लगा, जब कोई इधर आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो हम इसी जगह बैठेंगे। अंबर के साथ केटी और थ्यूसोंग भी गार के सामने ठंडी रेत पर बैठकर रोशन सहरा का नजारा करने लगे। मारिया ने नाग से कहा, तो फिर चलो नाग, हम जरा शहर के इलाके का ही एक चक्कर लगाते हैं। अंबर बोला, जरा होशियार रहना वहां जाकर। मारिया ने कहा, फिक्र न करो अंबर भाई, हम पूरी तरह खबरदार रहेंगे। नाग ने सांस खींचकर छोड़ा और स्याह उकाब की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि रात को स्याह उकाब ही बेहतर था ताकि उसे आसानी से न देखा जा सके। फिजा में ऊपर बुलंद होते ही उन्होंने शहर का रुख पकड़ लिया। शहर सो रहा था, चांदनी खिली हुई थी। शाही महल में कहीं कहीं शमा जल रही थी। बाजार खाली और सुनसान थे, मकानों के दरवाजे बंद थे। मारिया और नाग शहर के बाजारों के बिल्कुल ऊपर आकर उड़ रहे थे। अचानक उन्हें एक औरत नजर आई जो एक गठरी सीने से लगाई भागी जा रही थी। मारिया ने नाग से कहा, आधी रात को ये औरत गठरी लेकर किधर भागी जा रही है? नाग ने जवाब में आहिस्ता से कहा, ये बहुत घबराई हुई है, इसका पीछा करना चाहिए। मारिया और नाग ने फिजा में परवाज करते हुए उस घबराई हुई औरत का ताकुब शुरू कर दिया। नाग ने फौरन अपनी जून बदल ली थी और छोटे सांप की शक्ल में आकर मारिया की कलाई से आकर लिपट गया था। चुनाचे अब वो भी नजर नहीं आ रहा था। औरत शहर के सुनसान गलियों में से भागती हुई एक तंगो तारीक गली में दाखिल हो गई। मारिया नाग उसके पीछे पीछे थे। वो एक शिकस्ता मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गई। ये मकान सारा खाली पड़ा था, सिर्फ इसकी अंदर वाली एक कोठरी में से रोशनी निकल रही थी। औरत उस कोठरी में दाखिल हो गई। उसने जाते ही रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, मेरे बच्चे को वापस दे दो, मेरे सारे जेवर ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं अपने सारे गहने तेरे लिए ले आई हूँ। मारिया नाग भी कोठरी में आ गए। उन्होंने देखा कि कोठरी में एक ताक में दिया जल रहा था। दीवार के साथ छोटा सा तख्त बिछा था जिस पर एक अजीब से डरावने चेहरे वाली और खुले स्याह बालों वाली एक औरत झोली में 6-7 माह के बच्चे को डाले बैठी थी। बच्चा बेहोश था। औरत की सुरख आंखों से अजीब किस्म की चिंगारियां निकल रही थीं। उस डरावनी औरत ने अपने नोकीले दांत निकालकर एक हल्का सा गुर्राहट नुमा कहकहा लगाया और बोली, मुझे तेरे जेवर नहीं, तेरा बच्चा चाहिए। मैं बच्चों का खून पीकर जिंदा हूँ, जेवरों का खून नहीं पी सकती। अगर तू यहाँ से ना गई तो मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। नाग मारिया सब समझ गई कि ये किस्सा क्या है। बेचारी माँ रो रही थी, डरावनी औरत के आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी
कि उसके बच्चे को वापस कर दे, मगर डरावनी औरत तो खूनी औरत थी। खुदा जाने चुड़ैल थी या कि संगदिल जादूगरनी थी। उस पर माँ के रोने धोने गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा उसने माँ को धमकी दी कि अगर वो वहां से वापस ना गई तो वो उसे भी मार डालेगी। दुखी माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो फर्श पर बैठकर ज़ारों की तार रोने लगी। मारिया और नाग से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मारिया ने नाग के करीब मुंह ले जाकर कहा, मैं बच्चे को उठाने लगी हूँ। और इसके साथ ही मारिया ने लपक कर डरावनी औरत की गोद से सोए हुए बच्चे को उठा लिया। जो ही डरावनी औरत की गोद से बच्चा गायब हुआ, वो चीख मारकर उठ खड़ी हुई। बच्चे की माँ डरकर बाहर को भागी। मारिया ने बाहर आकर बच्चे की माँ को भी दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। बच्चे की माँ मारिया के हाथों में आते ही गायब हो गई। मारिया उसे लेकर फिजा में परवास कर गई। बच्चे की माँ खौफजदा हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा था। वो इसे गैबी इमदाद समझ रही थी। मारिया ने बच्चे की माँ को शहर की एक गली में फर्श पर खड़ा किया और बच्चे को उसकी गोद में डालकर बोली, बहन, मुझे खुदा ने तेरी मदद करने के लिए भेजा था। अपने बच्चे को लेकर घर चली जा। बच्चे की माँ ने बच्चे को सीने से लगा लिया और बोली, ए आसमानी रूह, तेरा शुक्रिया, मगर उस चुड़ैल ने मेरा घर देख लिया है। वो वहां पहुंचकर बच्चे को फिर से उठाकर ले जाएगी। मारिया ने कहा, तू अपने घर इत्मीनान से जा, मैं उस चुड़ैल को संभाल लूंगी। अब वो कभी तुम्हारे घर नहीं आएगी। बेफिक्र होकर जा और खुदा का शुक्र अदा कर। औरत बच्चे को सीने से लगाए अपने घर की तरफ भागी और मारिया नाग वापस डरावनी औरत की कोठरी में आ गई। डरावनी औरत बेचैनी से कुछ मुंह ही मुंह में बोलती हुई तख्त के चक्कर लगा रही थी। नाग मारिया की कलाई से लिपटा हुआ था और मारिया की तरह वो भी नजर नहीं आ रहा था। डरावनी औरत तख्त के गिर्द गर्दिश करते हुए अचानक रुक गई। वो उस तरफ घूर कर तकने लगी जिधर मारिया खड़ी थी। मारिया को महसूस हुआ कि डरावनी औरत उसकी तरफ देख रही है। उसने सरगोशी में नाग से कहा, नाग, मुझे लगता है इसने मुझे देख लिया है। नाग ने आहिस्ता से कहा, यह हवाई मखलूक है, मैंने इसे पहचान लिया है। तुम मुझे जमीन पर छोड़ दो, मैं इसे भस्म कर दूंगा ताकि ये फिर किसी के बच्चे का खून न पी सके। डरावनी औरत ने शायद नाग की आवाज सुन ली थी। उसके हलक से एक भयानक चीख बुलंद हुई। नाग मारिया की कलाई से निकलकर फर्श पर आ गया। डरावनी औरत ने सांप को देखा तो उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए नाग पर हमलावर हुई, मगर नाग ने फन उठाकर एक क्यामत खेज पुंकार मारी। नाग के मुंह से आग का जर्द और नीला शोला निकलकर डरावनी औरत पर गिरा और उसका जिस्म शोले में तब्दील हो गया। डरावनी औरत दीवानावार गर्दिश करने और चीखने लगी। शोले उसके जिस्म को जला रहे थे और उसने उस जगह के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे जहां नाग और मारिया मौजूद थे। देखते देखते डरावनी औरत का जिस्म जलकर राख हो गया। मारिया ने कहा, खुदा का शुक्र है, इस खौफनाक बला से लोगों को निजात मिली। नाग ने फौरन इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और दाएं बाएं देखकर बोला, ये डरावनी औरत तो अपने इंजाम को पहुंच गई, मगर मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि हमारे इर्द गिर्द पत्थर की दीवार बनती जा रही है। मारिया ने पहले तो कोई ख्याल न किया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वाकई जहां वो खड़े थे वहां उनके गिर्द एक गोल दीवार जो सिलेंडर की तरह थी बन रही थी। मारिया ने कहा, नाग, जल्दी से सांप बन जाओ, हम इस पथरीली बोतल से निकल रहे हैं। मारिया ने उसे उठाया और पथरीली बोतल की दीवार में से गुजरना चाहा। ये देखकर उसका दिल धक से रह गया कि वो पथरीली दीवार में से गुजरने में नाकाम रही थी। वो कुछ घबरा सी गई। नाग, हम पथरीली बोतल में कैद हो गए हैं। नाग ने कहा, हवाई मखलूक ने मरते हुए हमसे बदला लेने की कोशिश की है। ठहरो, मैं कोशिश करता हूँ। नाग इंसानी शक्ल में आ गया। उसने दीवार में से निकलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मारिया ने कहा, अगर मैं एक रूह की तरह लतीफ होकर भी इस दीवार में से नहीं गुजर सकती तो तुम कैसे गुजरोगे? हम मुसीबत में फंस गए हैं। नाग और मारिया पत्थर की जिस सिलेंडर नुमा बोतल में बंद थे उसके अंदर अब अंधेरा गहरा होता जा रहा था। ये पथरीली बोतल का खोल इतना बड़ा था कि नाग और मारिया वहां खड़े हो सकते थे। मारिया और नाग परेशान हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर पथरीले खोल में से बाहर न निकल सके। फिर पथरीले खोल में गहरा अंधेरा छा गया और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे ये खोल हवा में बुलंद होकर एक तरफ को प्रवास करने लगा है। मारिया और नाग को पथरीले खोल के तेज रफ्तारी से उड़ने की तूफानी आवाज सुनाई दे रही थी। मारिया कहने लगी, कुछ मालूम नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। नाग ने कहा, सबसे ज्यादा परेशानी तो इस बात की है कि जब हम वापस ना गए तो अंबर, केटी और थ्यूसोंग बहुत परेशान होंगे। मारिया ने सर्द आ भर कर कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते नाग, ये पत्थर का खोल हमें जहां ले जा रहा है, हमें मजबूरन वहां जाना होगा। वो डरावनी औरत हमसे यही बदला ले सकती थी। उन्हें पत्थर की दीवार और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। पत्थर का खोल फिजा में कभी सीधा होकर बुलंदी की तरफ उड़ने लगता और कभी नीचे की तरफ गोता लगाकर अपनी तूफानी परवाज जारी रखता। नाग इंसानी शक्ल में ही था। उन्हें कुछ एहसास नहीं था कि वो कितनी देर से इस खोल में सफर कर रही हैं और कितना सफर तय कर चुकी हैं और कहां जा रही हैं। उन्होंने अपने आप को हालात पर छोड़ दिया था क्योंकि खोल से वो बाहर तो निकल नहीं सकते थे। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर पत्थर के खोल की तूफानी रफ्तार में कमी आने लगी।
वो नीचे गोता लगा चुका था। मारिया ने बाहर देखने की कोशिश की। खोल में मध्यम रोशनी झलकने लगी थी। नाग और मारिया ने गौर से बाहर देखा। वो बादलों में से गुजर रहे थे। उन बादलों का रंग सुरमई था। फिर ये बादल आहिस्ता आहिस्ता पतले होना शुरू हो गए और इसके बाद नाग और मारिया ने देखा कि नीचे एक शहर है जिसकी चारदीवारी के ऊपर चौकोर बुर्ज बने हुए हैं जिन पर पीतल के खुद वाले सिपाही हाथों में नेज़े थामे पहरा दे रहे हैं। शहर के अंदर खूबसूरत इमारतें हैं। दिलकश मस्जिदों के गुंबद और मीनार धूप में चमक रही हैं। मारिया ने कहा, ये हम किस दौर में आ गए हैं नाग? नाग ने नीचे देखते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मस्जिदों को देखकर लगता है कि ये मुसलमानों का कोई कदीम शहर है। वह शहर के ऊपर बुलंदी से गुजर रहे थे। फिर अचानक पत्थर का खोल गायब हो गया और मारिया नाग खुद बखुद आजाद हो गई। एकदम से नाग नीचे गिरने लगा था। मारिया उसकी तरफ लपकी। नाग ने सांस खींचा और सफेद उकाब की शक्ल इख्तियार कर ली और परवाज करने लगा। मारिया उसके करीब आ गई और कहने लगी, वो नीचे एक बाग है, वहां उतरकर मालूम करते हैं कि ये कौन सा शहर है और हम कहाँ आ गए हैं। मारिया और नाग ने गोता लगाया और बाग में दरख्तों के झुंड के नीचे आ गए। बाग के साथ ही एक कच्ची सड़क थी जो शहर के दरवाजे तक जाती थी। उस सड़क पर कुछ घुड़सवार जिन्होंने मुसलमान सिपाहियों जैसा लिबास पहन रखा था घोड़ा दौड़ाते गुजर गए। मारिया ने नाग से कहा, शहर के बाहर वीरानी छा रही है। लोग खेतों में बने हुए अपने मकान छोड़कर शहर को भाग गए हैं। मालूम होता है इस शहर पर दुश्मन का हमला होने वाला है। नाग बोला, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, मगर सवाल यह है कि हम किस जमाने में हैं और ये शहर कौन सा है। उनकी नजर एक बूढ़े पर पड़ी जो अरबी लिबास में था और बकरी को खींचे हुए शहर की तरफ ले जा रहा था। नाग इंसानी सूरत में आकर जल्दी से उस बूढ़े के पास गया। उसे अस्सलामु अलैकुम कहा तो बूढ़े ने वालेकुमुस्सलाम में सलाम का जवाब दिया। साबित हो गया कि ये बूढ़ा मुसलमान था। नाग ने कहा, बाबा जी हम परदेसी हैं, बाहर से आए हैं, हमें ये बता दो कि यहाँ इतनी वीरानी क्यों है। मुसलमान बूढ़े ने गौर से नाग की तरफ देखा और बोला, सलीबी फौजें यरूशलेम की तरफ बढ़ रही हैं। अपनी जान बचाकर तुम भी शहर की तरफ भागो। सुना है इस बार रिचर्ड के साथ सारी यूरोप के बादशाहों की फौजें चली आ रही हैं। नाग को सब कुछ समझ में आ गया। वो डरावनी मखलूक के तिलिस्म की वजह से 10वीं सदी ईस्वी यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में दाखिल हो गए थे, जब बरतानिया के जर्नैल रिचर्ड शेरदिल सलीबी फौजों के साथ यरूशलेम पर हमला करने चला आ रहा था। नाग ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और एक तरफ होकर मारिया को सारी बात बता दी। मारिया ताज्जुब से बोली, ये हम कहां से कहां आ गए हैं नाग? अंबर, केटी और थ्यूसोंग तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। नाग बोला, एक मुद्दत के बाद हम इकट्ठे हुए थे, मगर किस्मत को हमारा ज्यादा देर का मिलाप पसंद नहीं आया और हमें हजारों बरस पीछे की तरफ फेंक दिया गया है। मारिया ने कहा, अब तो कोई तिलिस्मी करिश्मा ही हमें अंबर, केटी और थ्यूसोंग की दुनिया में वापस ले जाएगा, जिसकी मुझे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। नाग ने कहा, हमें यरूशलेम शहर के अंदर चलना चाहिए। देखते हैं कि वहां का मुसलमान गवर्नर दुश्मन की फौजों का मुकाबला करने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है। मारिया ने उड़ान भरी और वह शहर के बाजारों और मकानों के ऊपर परवाज करने लगी। मारिया और नाग ने देखा कि शहर में मुसलमान सिपाहियों की तादाद कम थी। लोग मस्जिदों और घरों में जमा होकर दुश्मन पर फतह हासिल करने की दुआएं मांग रहे थे। यही हाल यरूशलेम के मुसलमान गवर्नर के महल का था। हर तरफ सुस्ती और काहली दिखाई दे रही थी। किले की दीवार पर अगरचे फौज जमा थी, मगर उनकी तादाद भी बहुत कम थी। मुसलमान गवर्नर कीमती रेशमी लिबास में मलबूस, सर पर हीरे जवाहरात का ताज रखे, तख्त पर बैठा अपने दरबारियों से सलाह मशवरे कर रहा था। साफ लगता था कि दरबार सियासी जोड़ तोड़ और साजिशों का शिकार है। किसी में जज्बा जहाद नजर नहीं आ रहा था। इतने में शोर मच गया कि रिचर्ड की सलीबी फौजें शहर के करीब पहुंच गई हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मारिया ने नाग से कहा, नाग, मुझे ये वो मुसलमान नहीं लगते जिन्होंने कभी यूरोप और अफ्रीका को फतह कर लिया था और जिनकी बहादुरी के वाकयात आज भी तारीख दोहराती है। नाग बोला, तुम ठीक कह रही हो मारिया। दौलत के गुरूर और आपस की दुश्मनियों ने इस मुल्क के मुसलमानों को कमजोर कर दिया है। ये कौम रिचर्ड की फौजों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। एकदम से ऐसे धमाके सुनाई देने लगे जैसे शहर पर पत्थर बरस रहे हों। मारिया और नाग फिजा में बुलंद होकर शहर के बाहर आए तो देखा कि सामने मैदान में सलीबी फौजें दूर तक फैली हुई हैं और लोहे की भारी मशीनें शहर की दीवार पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रही हैं। जंग शुरू हो गई। शहर की दीवार के ऊपर से तीर बरसाए जाने लगे। ईसाई फौज के दस्ते लोहे की लंबी लंबी ढालों की आड़ लिए शहर के दरवाजे की तरफ बढ़े। किले की फसील से आते तीर ढालों से टकरा रहे थे। नीचे से भी तीरों की बौछार ऊपर फेंकी जा रही थी। सिपाही गिर रहे थे। देखते देखते सलीबी फौज ने शहर के दरवाजे को भारी पत्थरों से तोड़ डाला। फसील में भी जगह जगह शगाफ पड़ गए और रिचर्ड की सलीबी फौजें यरूशलेम में दाखिल हो गईं। फौज ने शहर में दाखिल होते ही कत्लेआम शुरू कर दिया। मकानों को आग लगा दी। लोग जाने बचाने के लिए भागने लगे।
फिर गवर्नर ने हथियार डाल दिए और एसआई जर्नैल रिचर्ड ने यरूशलेम के शहर पर कब्जा कर लिया और गवर्नर को कैद में डाल दिया। ये एसआईयों की बहुत बड़ी फतह थी। यरूशलेम के किले पर से इस्लामी परचम उतारकर सलीबी लहरा दिया गया। मारिया और नाग किले के अंदर एक दरख्त के पास बैठे थे। मारिया ने कहा, मुझे कभी यकीन नहीं आ सकता कि मुसलमान यूं ही शिकस्त खा जाएंगे। नाग बोला, जब किसी कौम में फूट पड़ जाती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, हर शख्स मुल्क और दीन की बजाय दौलत और ओहदे से मोहब्बत करने लगता है, तो फिर उस कौम से हुकूमत छीन ली जाती है। तारीख इसकी गवाह है। मारिया कहने लगी, चलो शाही महल में चलकर देखते हैं कि एसआई गवर्नर रिचर्ड किस आलम में है और वो किस किस्म का इंसान है। जब मारिया नाग को अपनी कलाई के गिर्द लपेटे गैबी हालत में रिचर्ड के दरबार में पहुंची तो दरबार यूरोप के एसआई सरदारों और दरबारियों से भरा हुआ था। आलीशान तख्त पर एसआई जर्नैल रिचर्ड, जिसका लकब शेर दिल था, ज़िरब अख्तर यानी फौजी लिबास में बैठा था। सिर्फ उसने अपना फौलाद का खुद उतार कर तख्त पर रखा हुआ था। तलवार अभी तक उसकी कमर के साथ लटक रही थी। दरबार में यूरोप के हर मुल्क की फौज के सरदार जरनिगार कुर्सियों पर बैठे थे। इन सब मुल्कों के जर्नैलों ने अपनी फौजों के हमरा रिचर्ड का साथ दिया था। ईसाइयों की फतह की एक वजह यह भी थी कि उनकी फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी, मगर मुसलमानों की शिकस्त की असल वजह उनकी आपस की नाइत्तफाकी, फूट। एक सूबे के मुसलमानों की दूसरे सूबे के मुसलमानों से दुश्मनी, नफरत और लालच थी। ईसाई जर्नैल रिचर्ड ने हाथ बुलंद करके कहा, मेरे ईसाई भाइयों, तुमने यरूशलेम को फतह करके मुसलमानों से बदला ले लिया है, मगर अभी हमें मुसलमानों को मिस्र से भी बाहर निकालना है और फिर पूरे मशरिक वस्ता पर ईसाई राज कायम करना है। एक ईसाई जर्नैल ने उठकर कहा, रिचर्ड, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मिस्र में इस वक्त मुसलमानों की फौज की क़यादत सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में है, जो एक बहादुर और तूफानी जर्नैल है। रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा, हमें मालूम है, लेकिन अगर हमारा आपस में इत्तफाक रहा, हम मुत्तहिद रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। दरबार में हर तरफ रिचर्ड शेरदिल जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगे। रिचर्ड एक बुलंद इखलाक और बहादुर जर्नैल था। उसने तख्त पर कब्जा करते ही शहर में लूटमार और कत्लेआम फौरन बंद करने का हुक्म सादिर कर दिया। शाही खानदान के ज्यादातर लोग फरार होने में कामयाब हो चुके थे। मुसलमान गवर्नर और उसकी बीवी और बच्चों को अगरचे कैद में डाल दिया गया था, मगर उनके साथ गैर शाइस्ता सलूक नहीं किया गया था। रिचर्ड ने शहर में ऐलान करवा दिया कि मुसलमानों को अपनी मजहबी रसूम अदा करने की आज़ादी होगी। वो पांचों वक्त मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर सकेंगे। लेकिन दूसरे ईसाई जर्नैलों ने रिचर्ड के इस हुक्म को पसंद न किया। उनकी अपनी फौजें उनके साथ थीं। चुनाचे उनमें से कई ईसाई जर्नैलों ने अपने सिपाहियों को खुफिया हुक्म देकर कई मस्जिदों को शहीद करवा दिया। मुसलमानों में गम गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई। इसका नतीजा ये निकला कि रिचर्ड और दूसरे ईसाई जर्नैलों में इख्तलाफ पैदा हो गया। यूरोप के कई मुतअस्सिब ईसाई राहिब भी रिचर्ड के साथ ही यरूशलेम में दाखिल हुए थे। ईसाई राहिब किसी से नफरत नहीं किया करते, वो दूसरे मजहब का भी एहतराम करते हैं, मगर ये ईसाई राहिब बड़े तंग नजर थे। चुनाचे उन्होंने भी यरूशलेम के महकूम मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। मारिया और नाग यरूशलेम में ही थे और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। अब ऐसा हुआ कि जर्मनी में एक ईसाई जर्नैल ने, जो मुसलमानों का दुश्मन था, साजबाज करके कैद में पड़े हुए मुसलमान गवर्नर को कत्ल करवा दिया और उसके बीवी बच्चों को अगवा करके शहर से बाहर एक खुफिया जगह पर पहुंचा दिया। बाद में ये मशहूर करवा दिया कि मुसलमान गवर्नर अपनी बीवी बच्चों के साथ फरार होने की कोशिश में हलाक हो गया और उसकी बीवी बच्चे भाग निकलने में कामयाब हो गई हैं। रिचर्ड को बड़ा अफसोस हुआ। उसने फौरन गवर्नर की बीवी बच्चों को तलाश करने का हुक्म दे दिया। जर्मन जर्नैल असल में मुसलमान गवर्नर की बीवी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने उसे शहर से बाहर एक पुराने और बेआबाद किले में अपनी फौज के एक हिफाजती दस्ते के साथ कैद कर दिया था। मुसलमान गवर्नर की बीवी का नाम जलाला था। उसके 2 कम उम्र बच्चे भी उसके साथ थे। जब मारिया को मुसलमान गवर्नर के कत्ल की खबर मिली तो उसने नाग से कहा, नाग, इस जर्मन ईसाई जर्नैल ने जो हरकत की है उस पर मुझे बहुत दुख हुआ है। नाग ने जवाब दिया, मारिया, दुनिया का कोई भी मजहब इस किस्म की हरकत की इजाजत नहीं देता। इस जर्नैल ने जो कुछ किया है वो इसका जाती फेल है, मजहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। मारिया बोली, लेकिन अब मेरा फर्ज बन गया है कि मैं उस मुसलमान शहजादी जलाला का सुराग लगाकर उसे ईसाई जर्नैल के जुल्म से निजात दिलाऊं। नाग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाग और मारिया ने जब ये तय कर लिया कि मुसलमान कैदी शहजादी जलाला और उसके बच्चों को ईसाई जर्नैल की कैद से आजाद करवाना है, तो नाग ने मशवरा दिया कि हमें उस ईसाई जर्नैल का पीछा करना होगा। वो किसी न किसी वक्त उस खुफिया जगह पर जरूर जाएगा जहां उसने शहजादी को कैद में डाल रखा है।
मारिया और नाग एसआई जर्नैल के साथ साथ रहने लगे। नाग अभी तक शाम की शक्ल में मारिया की कलाई के साथ लिपटा हुआ था और इसी वजह से किसी को नजर नहीं आता था। उसी रात एसआई जर्नैल ने काला लिबादा ओढ़ा और अपने महल के अकबी दरवाजे से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और शहर के दरवाजे की तरफ चला। मारिया और नाग उसके साथ साथ थे। शहर से निकलने के बाद जर्नैल ने सहरा का रुख कर लिया। रात गहरी हो रही थी, सितारे आसमान पर चमक रहे थे। सहरा में सितारों की धीमी धीमी रोशनी फैली हुई थी। सहरा में काफी दूर तक घोड़ा दौड़ाने के बाद एसआई जर्नैल एक बहुत बड़े टीले के अकब से होकर मैदान में आया तो मारिया ने देखा कि दूर एक पुराने किले की दीवार नजर आ रही है। जर्नैल पुराने किले के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार ने फौरन सलाम करके दरवाजा खोल दिया। 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर एसआई जर्नैल के घोड़े को थाम लिया। जर्नैल घोड़े से उतरकर किले के दालान में दाखिल हो गया। वहां एक जगह जीना नीचे तय खाने को जाता था। उस जीने से उतरा तो आगे एक तय खाना था जहां एक स्याह लिबास वाली एक खूबसूरत औरत अपने 2 कम उम्र बच्चों को सीने से लगाए खामोश बैठी थी। ताक में शमा जल रही थी। मारिया और नाग ने देखा कि शमा की रोशनी में औरत के खूबसूरत चेहरे पर शाहाना वकार और रोब था। अगरचे वो कैद में थी मगर उसका शाही वकार और रोब अब भी उसके चेहरे से नुमाया था। यही यरूशलेम के गवर्नर की बीवी थी। एसआई जर्नैल को देखकर उसके चेहरे पर बल पड़ गया और उसने कहा, क्या तुम्हारा मजहब तुम्हें यही तालीम देता है कि एक मजबूर औरत पर जुल्म करो? एसआई जर्नैल ने गुस्से में आकर मुसलमान गवर्नर की बीवी जलाला के मुंह पर जोर से तमांचा मार दिया। उसके बच्चे रोने लगे। शहजादी जलाला ने मुंह दूसरी तरफ करके सर झुका लिया। एसआई जर्नैल ने गुस्सीली आवाज में कहा, तुम हमारी गुलाम हो, कनीज हो और हम जो चाहें तुमसे सलूक कर सकते हैं। फिर भी मैंने तुम्हें इतनी रियायत दी है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कल के दिन की मोहलत देता हूँ। अगर कल शाम को तुमने मेरे साथ शादी करने पर रजामंदी जाहिर ना की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहकर एसआई जर्नैल गुस्से में फुंकारता हुआ उठकर बाहर चला गया। तहखाने में दर्दनाक खामोशी छा गई। शहजादी जलाला ने बच्चों को चुप करा दिया था और अब उन्हें थपक थपक कर सुला रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। मारिया नाग को साथ लेकर जीने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। ऊपर फौजी दस्ता पहरा दे रहा था। ये कुल 4 सिपाही थे। 8 सिपाही किले के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। मारिया एक तरफ चली गई और नाग को कहने लगी, नाग मैं चाहती हूँ कि पहले तुम चलकर शहजादी से बात करो। उसे इत्मीनान दिलाओ कि तुम उसे यहाँ से निकाल कर ले जाओगे। ये भी उसे बता देना कि तुम्हारे साथ एक रूह की मदद भी है ताकि शहजादी जलाला को मेरी बात करने पर हैरत ना हो। मेरा ख्याल है तुम सारी बात समझ गए होगे। नाग ने कहा, मैं समझ गया हूँ। चलो तहखाने की सीढ़ियों में चलो। मैं इसी जगह इंसानी शक्ल में आऊंगा। मारिया बाहर पहरे पर खड़े 4 सिपाहियों के दरमियान से होती हुई तहखाने की अंधेरी सीढ़ियों में आ गई। यहाँ आते ही नाग ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और आहिस्ता आहिस्ता जीना उतरकर तहखाने में आ गया। शहजादी जलाला के बच्चे सो गए थे। जलाला ने चेहरा घुमाकर देखा तो उसे एक नौजवान आम लिबास में मौजूद दिखाई दिया। उसने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया और आहिस्ता से बोली, मैं खाना नहीं खाऊंगी, चले जाओ यहाँ से। शहजादी जलाला ये समझी कि नाग किले का आदमी है और उससे खाने का पूछने आया है। नाग करीब आकर जमीन पर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, शहजादी साहिबा, पहली बात तो ये कि आप ऊंची आवाज में बिल्कुल बात न करें। अगर ऊपर पहरेदारों ने हमारी बात सुन ली तो हमारा मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। अब शहजादी जलाला ने नाग की तरफ देखा और बोली, कौन सा मंसूबा? तुम कौन हो? नाग धीमी आवाज में बोला, खुदा के लिए इससे भी धीमी आवाज में बोलने, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये बातें बाद में होंगी। मैं आपको यहाँ से आजाद कराने आया हूँ। शहजादी जलाला एक लम्हे के लिए नाग की शक्ल तकते हुए खामोश हो गई। तुम मुझे क्यों आजाद करवा रहे हो? नाग ने कहा, यूं समझ लीजिए कि मैं मुसलमान हूँ और आपके गवर्नर खावंद का वफादार हूँ। शहजादी जलाला ने कहा, मगर तुम अकेले और निहत्ते मुझे और मेरे बच्चों को इस जहन्नुम से कैसे निकालोगे? बाहर तो जबरदस्त पहरा लगा हुआ है। नाग ने कहा, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं ऊपर जाकर आपके फरार का इंतजाम करता हूँ। बस आप तैयार हो जाएं। अचानक ऊपर से सिपाही की आवाज आई, कौन है नीचे? और फिर कोई भारी कदमों से जीना उतरने लगा। शहजादी जलाला का रंग उड़ गया। दिल में अफसोस करने लगी कि इस नौजवान ने ख्वामखा अपनी जान गंवाई। उसे यकीन था कि सिपाही आकर नाग को पकड़ लेंगे और बाहर ले जाकर उसका सर तन से जुदा कर देंगे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जो नौजवान उसके पास बैठा है वो किस कदर नाकाबिले यकीन ताकत का मालिक है। सिपाही के कदमों की आवाज अब बिल्कुल करीब आ गई थी। नाग तेजी से एक तरफ कोने में हो गया।